सिविल सेवाओं के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें सामान्य अध्ययन के राजनीतिक भाग को और संविधान के भाग से संबंधित कुछ प्रश्न मेरे सामने आए हैं, जो विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य बौद्धिक लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत के संविधान में सबसे प्रमुख अनुच्छेद क्या है, या भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद को हृदय और माने संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, ये तो सब कोई लगभग जानता है। इसे क्यों कहा जाता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एग्जामिनर रटे रटाए आंसर को देख करके संतुष्ट तो होता है, लेकिन वह उससे आकर्षित उस समय होता है, उसे बहुत अच्छा उस समय लगता है जब आप क्यों का कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है। ये रट लेना और रिप्रोड्यूस कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, हर सवाल के जवाब में जब आप क्यों को खोजते हैं तो आप नया खोजते हैं और आपकी व्याख्या नई हो जाती है। तो भारत के संविधान में सबसे प्रमुख अनुच्छेद कौन है? एक ही अनुच्छेद यदि सबसे प्रमुख है तो कौन है? या भारत के संविधान का एक ही अनुच्छेद यदि भारतीय संविधान का हृदय है या आत्मा है? आत्मा शब्द में ज़्यादा उलझना नहीं है। यहाँ आत्मा शब्द का आशय उस संविधान का कोर या मुख्य आधार है, मूल भावना है। तो मैं अब इस पर आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। आप आंसर जो लिखेंगे, अपने आंसर लिखने के लिए जो दिए गए आप स्पेस जो आपको मिला है, मतलब या तो शब्द स्पष्ट किए गए होंगे या आपको स्पेस निर्धारित है, उसका आप अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो संविधान का जो सबसे प्रमुख भाग, जो शुरुआती भाग है, जिसमें यह बताया गया है कि इस संविधान को किस उद्देश्य के लिए स्थापित है, इस संविधान को किस उद्देश्य के लिए यह बनाया गया है, लागू किया गया है। हालांकि मैं इसे जब प्रियम्बल उद्देशिका को बताऊंगा तो वहां विस्तार में स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी आप सवाल इस पर हम लोग ठहरे हुए हैं कि सबसे प्रमुख अनुच्छेद कौन है। तो इसका जो आप उत्तर लिखेंगे तो शुरुआत करें आप संविधान के उद्देशिका से, प्रियम्बल से। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अभी ये जो सेंटेंस जो है, यह पूरे संविधान का निचोड़ है। इस बात को समझें, और यहाँ से आप जब शुरू करेंगे तो आपका उत्तर एक अलग हो जाएगा, एक विशिष्ट हो जाएगा और एक उच्च हो जाएगा। अब यहाँ इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि भारत देश की, भारत राष्ट्र की या भारत राज्य स्टेट की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संविधान के द्वारा भारत के लोगों में निहित है। और इसीलिए उद्देशिका का जो वाक्य है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं, इनैक्ट करते हैं और आत्मर्पित करते हैं, टू गिव आवर सेल्फ, यह दिया हुआ है। मतलब संविधान में जो भी संशोधन होगा, जो भी संविधान में प्रोविजन होगा, सब किसके लिए है? ये शासन व्यवस्था का जो सारा वर्णन है वो किसके लिए है? हम भारत के लोगों के लिए है, हम भारत के लोगों के बेहतरी के लिए है। मतलब हम भारत के लोगों के व्यक्तित्व के महत्तम विकास के लिए है। मतलब हम भारत के लोगों के महत्तम उत्पादकता बढ़ाने के लिए है कि हमारे लोग, हम भारतीय लोग सबसे ज़्यादा उत्पादक कैसे हो सकें, सबसे ज़्यादा विकासशील कैसे हो सकें और इस राष्ट्र को, इस समाज को कैसे योगदान दे सकें। इसके लिए इस संविधान के भाग 3 में
मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आप अब उद्देशिका से सीधे चले आए भाग 3 के मूल अधिकार के बारे में। अब यहाँ पर जो है 2 अनुच्छेद सबसे प्रमुख है, जो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख अनुच्छेद आता है। इसके बाद 2 में से 1 को हम हटाएंगे और 1 को रखेंगे। तो अनुच्छेद 13 जो इसका शुरुआती अनुच्छेद है, और अनुच्छेद 32 मतलब अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 2 मुख्य अनुच्छेद है। तो आपको संक्षेप में यहाँ समझ लेना होगा कि अनुच्छेद 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 13 में उपखंड जो है 1, 2, 3, 4 है। तो उपखंड 1 में बताया गया है कि संविधान का पूर्व कोई कानून इस भाग के मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट के दिए गए अधिकारों से यदि मेल नहीं खाते हैं तो वे सभी पुराने कानून या जो परंपरा है जिस हद तक इस मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उस सीमा तक वो शून्य माने जाएंगे। ये अनुच्छेद 13(1) में है। 13(2) में कहता है कि संविधान लागू होने के पश्चात जो भी कानून बने हैं या बनाए जाने हैं, तो राज्य मतलब प्राधिकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए भारतीय लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको न्यून कर सके, अतिक्रमित करके उसे समाप्त कर सके या छीन सके, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। और यदि बनता है तो उसे शून्य समझा जाएगा। और 13(3) में बताया गया है कानून किसे कहते हैं। तो इसमें जो कानून जो है सिर्फ संसद, केंद्रीय विधायिका या राज्य विधानसभा, राज्य की विधायिका ही या सरकार के जो अध्यादेश हैं या जो आदेश हैं इतना ही लागू नहीं है। ये तो कानून है ही। संसद और राज्य के विधानमंडल ने जो कानून बनाए वो तो है ही। उसकी जो व्याख्या जो सरकार करती है या जो और प्रशासन करता है उसको लागू करने के लिए जो भी बनता है वो तो कानून है ही। यहाँ तक कि देश की जो रूढ़ियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो प्रचलित है अभी और जिसमें कानून जैसी ताकत है, यह भी कानून के दायरे में है। तो आप बड़े इत्मीनान से अनुच्छेद 13 को समझे कि 13(1) में संविधान के पूर्व का कानून, 2 संविधान के लागू होने के पश्चात का कानून, और तीसरा में है कि कानून होता क्या है। लेकिन इसके 13(4) में यह बताया गया है कि संविधान संशोधन का जो हिस्सा है वह कानून के दायरे में नहीं है। तो यह 13 बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको लागू कौन करेगा, इसको कौन सा प्राधिकार इसके लिए तय करेगा कि उसने अतिक्रमण किया है या अधिकारों को न्यून किया है या छीना है। तो इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) में, आर्टिकल 32 में यह दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके लिए दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नागरिक है, इसके समाधान पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 226 राज्य में जो अवस्थित जो उच्च न्यायालय हैं, मतलब जो उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय के जो नीचे न्यायालय हैं, वहाँ जाने के लिए कहता है और वहाँ भी अधिकार देता है। तो इस तरह से उन मूल अधिकार के भाग में, भाग 3 में दिए गए अधिकारों को पूरा लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करते हैं। तो रिट होता क्या है? तो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय
अपने जो औपचारिक आदेश देते हैं किसी चीज को लागू करने के लिए, उसे ही रिट कहा जाता है। इस तरह अनुच्छेद 32 है जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भारतीय संविधान का है, और इसे ही हृदय, इसे ही आत्मा, इसे ही मूल आधार या एक ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है तो 32 को माना जाता है। अब बहुत से विद्यार्थी की कॉपियों में मैंने देखा है कि वे पांचों रिट का सिर्फ इसमें चर्चा कर देते हैं। नहीं, पांचों रिट का आप नाम दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इस प्रसंग में आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रसंग बस जब मैंने रिट का नाम ले लिया तो आपको पांचों रिट को याद करा देता हूँ। इसको याद करने का जो तरीका है, जो अंग्रेजी में जो शब्द उठाए गए हैं वो चूँकि लैटिन शब्द हैं, इसीलिए ये आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो आप व्यवहारिक उपाय अपनाइए। सभी प्रश्न पत्र सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी में होता है, बाइलिंगुअल होता है, द्विभाषी होता है। तो आप इसका यदि अंग्रेजी वर्जन को देखेंगे तो आपको याद करने में कठिनाई हो सकता है, लेकिन यदि आप इसका हिंदी वर्जन देखेंगे और हिंदी वर्जन को थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पर ठहरेंगे तो अंतर स्पष्ट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, बंदी को प्रत्यक्ष करो, मतलब न्यायालय किसी भी प्रशासन के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बना दिया गया है तो उसको कहता है कि मेरे न्यायालय में उस बंदी को प्रत्यक्ष करो, मैं सुनवाई करूंगा, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, हैबियस कार्पस है। दूसरा परमादेश, परम आदेश, आदेश जो आपने दिया है उस पर हम यह आदेश देते हैं, मतलब यह नीचे के न्यायालय को या नीचे के जो और भी जो प्रशासन है उसके आदेश पर या ऊपर का आदेश देता है, परम आदेश देता है, इसे परमादेश कहते हैं, मैंडमस कहते हैं। मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए सूत्र दे रहा हूं। तीसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध मतलब होता है मना करना, मतलब किसी प्राधिकार को या किसी न्यायालय को किसी चीज को करने से आप मना कर दे रहे हैं, औपचारिक आदेश जो रिट जारी कर रहे हैं, आदेश जो जारी कर रहे हैं, तो आप मना कर रहे हैं। और चौथा है उत्प्रेषण, सरस्वरी सियरी, जो भी आप लैटिन शब्द का स्पेलिंग लिखते हैं, उत्प्रेषण मतलब ऊपर प्रेषण करो, मतलब उस निचले न्यायालय को, निचले न्यायालय जिस तरह का न्यायालय है वो पूर्ण उच्च न्यायालय हो सकता है या कोई प्रशासनिक न्यायालय या अर्ध न्यायालय हो सकता है, उसको आदेश देता है कि उस मामले को आप ऊपर भेजो, हम सुनवाई करेंगे, उत्प्रेषण हुआ। और जो पांचवा रीट है अधिकार पृच्छा, को वारंट, अधिकार पृच्छा, पृच्छा मतलब पूछना होता है, पूछ रहा है ये न्यायालय कि आप जिस पद पर बने हुए हैं वो किस अधिकार से हैं, या आपने ऐसा किया है तो किस अधिकार से किया है। तो ये पांचों रीट आप हिंदी वर्जन के शब्द पर जब ठहरेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर हमेशा कहता हूं कि आप याद कम से कम रखें और सूत्र को समझें, बातों को समझें, क्यों को समझें। आज इतना ही है, फिर और मांग हमारी बढ़ रही है कि मैं प्रियम्बल उद्देशिका को विशेष रूप से पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, तो जल्दी मतलब आज कल मैं उसे भी स्पष्ट कर दूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद।